अगस्त 1947। एक बंद कमरे का मंजर सोचिए। एक अंग्रेज वकील हैं सर सिरिल रैटक्लिफ। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में भारत की जमीन पर कभी कदम नहीं रखा था। और अब वो एक नक्शा और एक पेंसिल लेकर बैठे हैं, एक ऐसी लकीर खींचने जो इतिहास को पूरी तरह से हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। इस एक जल्दबाजी में खींची गई पेंसिल की लकीर की कीमत क्या थी? पूरे 20 करोड़ लोगों की जिंदगी। सोचकर देखिए, इस एक छोटे से फैसले ने रातों रात इन 20 करोड़ लोगों को बेघर कर दिया। एक ऐसी त्रासदी शुरू हुई जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। दांव पर जो लगा था वो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। चलिए इस एक्सप्लेनर में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये अंधी सीमा और अंग्रेजों की विदाई का आखिर पूरा माजरा क्या था। हुआ कुछ यूं कि 3 जून 1947 को वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने ऐलान कर दिया कि अंग्रेज जल्दी निकलने वाले हैं और विभाजन करना ही पड़ेगा। लेकिन सीमाएं तय होने से पहले ही एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। देश का नाम क्या होगा? मोहम्मद अली जिन्ना की मांग थी कि नए देशों के नाम पाकिस्तान और हिंदुस्तान हों, जो आगे चलकर मिलकर इंडिया कहलाएंगे। पर जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस का तर्क बिल्कुल अलग था। उनका मानना था कि क्योंकि देश का एक हिस्सा अलग हो रहा है तो मूल देश अपना ऐतिहासिक नाम यानी इंडिया ही रखेगा। आखिर में माउंटबेटन ने इस तर्क को मान लिया। जाहिर है इस फैसले ने जिन्ना को काफी खफा कर दिया। यहां हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, बस ये देख रहे हैं कि उस वक्त का राजनीतिक माहौल कितना पेचीदा था। अब ये आंकड़े देखिए। रैटक्लिफ के पास 15 अगस्त तक का जो वक्त था वो प्रैक्टिकली नामुमकिन था। लाहौर को ही ले लीजिए, वहां किसी भी एक समुदाय का स्पष्ट बहुमत था ही नहीं। करीब 5 लाख हिंदू, 1 लाख सिख और 6 लाख मुस्लिम आबादी वहां रहती थी। शुरू में रैटक्लिफ ने सोचा कि लाहौर भारत को दे दिया जाए, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि अगर पाकिस्तान के पास कलकत्ता और लाहौर दोनों ही नहीं होंगे तो उनके पास बचेगा क्या? कोई बड़ा शहरी केंद्र ही नहीं होगा। और इसी मजबूरी के चलते आखिरकार लाहौर पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। लेकिन सुनिए, बंटवारा सिर्फ जमीन, नक्शे या शहरों का नहीं हो रहा था। यह मामला इतना अजीब हो चुका था कि बहुत ही छोटी छोटी चीजों पर लड़ाइयां होने लगी थी। यहां तक कि 60 बतखों पर। सच में 1946 में बंगाल सरकार ने इंग्लैंड से 60 बतखें मंगवाई थी। जब वो जुलाई 1947 में आईं तो अधिकारी आपस में भिड़ गए कि भाई ये बतखें वेस्ट बंगाल की हैं या ईस्ट बंगाल की। टाइपराइटर से लेकर ऐसी छोटी छोटी चीजों तक सब कुछ गिन गिन कर बांटा जा रहा था। अब आते हैं उस दौर की अराजकता, भयानक त्रासदी और उन सबके बीच हुए कुछ चमत्कारों पर। माउंटबेटन ने जानबूझकर बाउंड्री रिपोर्ट को 17 अगस्त तक रोके रखा, और जब आखिरकार नक्शे पर खींची लकीरें लोगों के सामने आईं तो मुस्लिम बहुल गुरदासपुर को भारत में शामिल कर दिया गया। इसने इतिहास के सबसे बड़े और सबसे दर्दनाक पलायन को शुरू कर दिया। पंजाब में ऐसी हिंसा भड़की जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इस पूरे पागलपन का सबसे खौफनाक चेहरा थी वो गोस्ट ट्रेन्स यानी भूतिया ट्रेनें। जरा उस मंजर को सोचिए। लाहौर से चली नंबर 10 डाउन एक्सप्रेस अमृतसर पहुंचती है। प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल सन्नाटा है। पूरी ट्रेन लाशों से भरी पड़ी थी और दीवार पर खून से एक पैगाम लिखा था, ये ट्रेन नेहरू और पटेल के लिए हमारा आजादी का तोहफा है। बहुत ही डरावना सच है ये। तो यहां एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है। जब 55,000 सैनिकों वाली पूरी की पूरी पंजाब बाउंड्री फोर्स इन दंगों को रोकने में पूरी तरह नाकाम हो रही थी, तो इस खून खराबे को रोकने का क्या तरीका बचा था? सरकार असल में पंजाब से ज्यादा कलकत्ता से डरी हुई थी। वहां की कंजेस्टेड बस्तियों और बाजारों में अगर बड़े पैमाने पर दंगे भड़क जाते तो सेना कुछ भी कर लेती, सब बेअसरी साबित होता। इसी आशंका के चलते कलकत्ता में हिंसा रोकने के लिए माउंटबेटन ने महात्मा गांधी से आग्रह किया कि वो एक 1 मैन बाउंड्री फोर्स की तरह काम करें। गांधी जी ने एक बड़ा ही चौंकाने वाला कदम उठाया। वो सीधे कलकत्ता के खाली पड़े हायदारी हाउस में जाकर रहने लगे। और सुनिए, वो वहां अकेले नहीं गए थे। वो अपने पुराने राजनीतिक विरोधी हुसैन शहीद सोहरावर्दी को अपने साथ ले गए, जिन्हें खुद बहुत से लोग पिछले दंगों का दोषी मानते थे। एक बेहद अजीब और बेमिसाल कदम था। और इस चमत्कार की टाइमलाइन देखिए कितनी तेजी से घटी। जब शहर में दोबारा हिंसा की आग भड़की तो गांधी जी ने 1 सितंबर की रात को आमरण अनशन शुरू कर दिया। अगले 73 घंटों के अंदर जो हुआ वो किसी मिरेकल से कम नहीं था। दंगा करने वाले अचानक खुद उनके दरवाजे पर आने लगे। उन्होंने अपने गुनाह कबूल किए, पश्चाताप किया और अपने सारे हथियार गांधी जी के कदमों में डाल दिए। जो काम सेना के 55,000 जवान नहीं कर पाए, वो इस एक अकेले इंसान ने करके दिखा दिया। अब इस नक्शे के दूसरे पहलू को देखते हैं, 565 रियासतें और देश का एकीकरण। क्योंकि देखिए, विभाजन तो पूरी कहानी का बस आधा ही हिस्सा था। 1947 का दूसरा सबसे बड़ा और जटिल संकट था इन 565 रियासतों का।
सोचकर देखिए, अगर इन राजवाड़ों को भारत में नहीं जोड़ा जाता तो आजाद देश का नक्शा छेद वाले स्विस चीज की तरह लगता। इस असंभव लगने वाले काम के लिए सरदार पटेल और माउंटबेटन ने एक रणनीति बनाई, जिसे उन्होंने नाम दिया बास्केट ऑफ एप्पल्स, यानी सेबों की टोकरी। उनका लक्ष्य बड़ा सीधा था। इन 565 सेबों को, मेरा मतलब है इन राजा महाराजाओं को, 15 अगस्त से पहले मनाना और भारत की इस टोकरी में शामिल करना। इसके बदले में उन राजवाड़ों को अपनी उपाधियां, महल और एक प्रिवी पर्स यानी पैसा रखने की पूरी छूट दी गई। और इन सबको मनाने का ये भारी जिम्मा उठाया एक बेहद काबिल सिविल सर्वेंट ने, वीपी मेनन। उन्होंने प्यार से समझाने से लेकर सौदा करने और जहां जरूरत पड़ी वहां आंख दिखाने तक का भी इस्तेमाल किया। ये दौर किसी एक्शन फिल्म से कम थोड़ी था। एक बड़ा ही मशहूर किस्सा है जोधपुर के युवा राजा का। वो चुपचाप जिन्ना के साथ बात कर रहे थे। जब मेनन उन्हें समझाने गए तो राजा साहब ने सच में मेनन के सर पर एक मिनी पिस्तौल तान दी। उस वक्त माउंटबेटन को खुद आकर बीच बचाव करना पड़ा और वो पिस्तौल छीननी पड़ी। सोच लीजिए कैसा माहौल रहा होगा। अब थोड़ा इन डेमोग्राफिक्स पर गौर कीजिए। कुछ बिल्कुल ही अजीब चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे जूनागढ़। वहां 82% आबादी हिंदू थी, लेकिन वहां के शासक थे एक मुस्लिम नवाब। पूरी तरह से भारत की सीमाओं से घिरे होने के बावजूद नवाब साहब ने एक आश्चर्यजनक फैसला किया। उन्होंने चुना कि वो पाकिस्तान में शामिल होंगे। ये सबके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इन नवाब साहब की एक और कहानी बड़ी दिलचस्प है। वो कुत्तों के इतने ज्यादा शौकीन थे कि उनके पास लगभग 2000 पालतू कुत्ते थे और उनके लिए महल में अलग कमरे और अलग नौकर हुआ करते थे। जब जूनागढ़ ने पाकिस्तान में जाने का ऐलान किया तो भारतीय सेना ने उस राज्य को चारों तरफ से घेर लिया। नवाब साहब घबरा गए और फिर उन्होंने क्या किया, वो एक हवाई जहाज में बैठे, उसमें अपने सबसे प्यारे कुत्तों को भरा और सीधे कराची निकल गए। एकदम सच। और इसी के साथ हम आते हैं इस टोकरी के सबसे आखिरी और सबसे उलझे हुए मुद्दे पर, कश्मीर का संघर्ष। अगर हम जूनागढ़ और कश्मीर को एक साथ रखें तो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे दिखते हैं। कश्मीर में आबादी का एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम था, लेकिन वहां के शासक थे एक हिंदू, महाराजा हरि सिंह। अब जूनागढ़ के नवाब से अलग हरि सिंह ने किसी की नहीं सुनी। माउंटबेटन से समझाने पर भी उन्होंने किसी भी देश में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। वो इस जिद पर अड़े थे कि कश्मीर एक आजाद मुल्क बनेगा, जबकि घड़ी की सुइयां तेजी से आगे बढ़ रही थी और वक्त निकलता जा रहा था। और देखते ही देखते वक्त सच में हाथ से निकल गया। जिन्ना ने पठान कबीले के घुसपैठियों को कश्मीर पर हमला करने भेज दिया। इस एस्केलेशन की टाइमलाइन देखिए। 24 अक्टूबर को ठीक दुशहरा के दिन इन घुसपैठियों ने महूरा पावर स्टेशन को डायनामाइट से उड़ा दिया। पूरा श्रीनगर अंधेरे में डूब गया। जब महाराजा की सेना बिखरने लगी, तब आकर 26 अक्टूबर को हरि सिंह ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए और ठीक अगले दिन भारतीय सेना हवाई रास्ते से श्रीनगर पहुंच गई। लेकिन यहां उन घुसपैठियों की एक गलती ने पूरा खेल पलट दिया। उन्हें असल में तेजी से आगे बढ़कर श्रीनगर एयरपोर्ट पर कब्जा करना था, ताकि भारतीय सेना लैंड ही न कर पाए। पर उन्होंने क्या किया, वो बारामूला के बाजार और वहां के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में लूटपाट और ऐश करने में उलझ गए। उनकी इस एक बेवकूफ़ी और देरी ने उनसे उनका सबसे बड़ा मिलिट्री एडवांटेज छीन लिया, और उनकी उस देरी का पूरा फायदा भारत को मिला। श्रीनगर एयरपोर्ट अभी भी सुरक्षित था और वहां ठीक 329 सिख सैनिक लैंड करने में सफल हो गए। ये नए आजाद भारत का सबसे पहला बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन था। इन सैनिकों ने आते ही एक सुरक्षा घेरा बनाया और धीरे धीरे उन घुसपैठियों को घाटी से पीछे धकेलना शुरू कर दिया। आखिरकार साल 1948 में माउंटबेटन की ही सलाह पर इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को यूनाइटेड नेशंस में ले जाया गया। उसी का नतीजा था कि 1 जनवरी 1949 को एक सीज फायर लाइन स्थापित की गई। इसने बंदूकें तो शांत करा दी, लेकिन इस खूबसूरत वादी को हमेशा के लिए 2 हिस्सों में बांट दिया। नक्शे पर खींची गई इस मिलिट्री बाउंड्री को ही हम आज लाइन ऑफ कंट्रोल या LOC के नाम से जानते हैं। तो अगर हम इन सभी बातों को समेटे तो 1947 के उस साल का दोहरा रूप बिल्कुल साफ दिखाई देता है। एक तरफ थी एक ऐसी भयंकर त्रासदी जिसमें एक अनजान व्यक्ति ने कमरे में बैठकर नक्शे पर लकीरें खींची और लाखों जिंदगियां उजाड़ दी। सीमा पर ऐसी हिंसा मची जिसकी गिनती करना मुश्किल है। लेकिन बिल्कुल उसी दौरान हमने एकीकरण का एक ऐसा चमत्कार भी देखा जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। 565 अलग अलग बिखरी हुई रियासतों को उस महा अफरा तफरी के बीच से इस तरह जोड़ा गया जिसने एक मजबूत और अटूट भारत का निर्माण किया।
इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। बंद कमरे में खींची गई वो लकीरें, जल्दबाजी में किए गए वो ऐतिहासिक समझौते, क्या वो बस इतिहास की किताबों का हिस्सा बनकर रह गए, या उन बंद कमरों के उन फैसलों ने आज की आधुनिक जियोपॉलिटिक्स और हमारी दुनिया को आज भी अपनी पकड़ में रखा हुआ है? ये लकीरें आज भी दुनिया की किस्मत को कैसे तय करती हैं? इस बारे में जरूर विचार कीजिए।